तो ये फार्माकोलॉजी सीरीज का पार्ट 4 है। इस वीडियो के अंदर हम एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन करवाते हैं ड्रग की हमारी बॉडी के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने सारा देखा था कि कैसे-कैसे ड्रग जो है वो हमारी बॉडी में ट्रेवल होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे किस रूट के थ्रू उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म होता है ना, उसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि वो डिवाइडेड होता है। सबसे पहले तो ऑन द बेस्ड ऑफ एनर्जी रूट हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया, या तो फिर हम उसे डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन मेम्ब्रेन रूट। इन दोनों चीजों के बेसिस पे हम एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं कि ड्रग किस तरह क्लासिफाई होगी। अब सबसे पहले तो एनर्जी रूट के भी हिसाब से एक तो होता है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में तो सबको ही तकरीबन पता है, बट अभी हम उसकी डिटेल देखेंगे कि उसमें फर्दर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, फिर आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देन आ जाता है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, और लास्ट में हमारे पास आता है पोर कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन का तो सबको ही पता होता है कि ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की। ठीक है, अब इससे कोई भी ड्रग जब आती है बाहर से, तो क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, लिपिड सॉल्युबल होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इस हिसाब से क्या होता है कि जब कोई ड्रग आती है जो लिपिड सॉल्युबल होती है, तो वो इजीली क्रॉस कर जाती है इस मेम्ब्रेन को। तो इसको हम कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन, मतलब वो सिंपली क्रॉस कर गई, ना इसमें किसी एनर्जी या एटीपी की रिक्वायरमेंट हुई, तो नो एटीपी रिक्वायर्ड है, ना तो फिर यहाँ पे किसी कैरियर की रिक्वायरमेंट हुई कि भाई कोई आयन ट्रांसपोर्टर या कोई कैरियर ऐसा हो जो उसको अंदर लेके जाए। सिंपली डिफ्यूजन हुई है, मतलब सिंपल जो ड्रग है ना वो क्रॉस कर गई है, तो उसको हम कहते हैं सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। उसके बाद आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड नाम से ही हमें पता चल रहा है कि फैसिलिटेट किया गया उस डिफ्यूजन को, मीन्स हम यहाँ पे कुछ ना कुछ कैरियर देंगे, तो कोई ना कोई ऐसा कैरियर होता है जो क्या करता है कि उस ड्रग मॉलिक्यूल को अंदर लाने में हेल्प करता है, क्योंकि वो खुद से नहीं आ सकता। मे बी वो ड्रग वाटर सॉल्युबल है या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से वो अंदर ऐसे ही मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसको कैरियर प्रोवाइड करना है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन क्या है कि इसमें भी एटीपी की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है, सिर्फ कैरियर होता है और ड्रग मॉलिक्यूल होता है, तो ड्रग इजीली कैरियर को क्रॉस करके आ जाता है रिसेप्टर को बाइंड करके। तो इधर भी कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ पे कैरियर चाहिए होता है। सो यहाँ पे कैरियर रिक्वायर होता है, यहाँ पे कैरियर भी रिक्वायर नहीं होता। उसके बाद आते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाईली चार्ज होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हाईली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो कभी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनके पास बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, तो वो क्रॉस नहीं कर सकते मेम्ब्रेन को, लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन को। तो आयोनाइज मॉलिक्यूल्स कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होता है, उसको किसी तरीके से अनआयोनाइज में कन्वर्ट करना होता है या क्या, तो वो इजिली क्रॉस कर सके हमारी ड्रग को। तो अब एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ड्रग है या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के अंदर जो कि इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना चाहता है, लेकिन वो हाईली चार्ज है, तो वो नहीं क्रॉस कर सकता। तो क्या होता है कि ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कुछ वो क्या करते हैं कि किसी ना किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो और भी ज्यादा लाइक दूसरा मॉलिक्यूल जो हाईली चार्ज हो, उसी की तरह या अपोजिट चार्ज है कि कुछ ऐसा हो, उसके साथ कंबाइन होता है, कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। फिर वो जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो इजीली, क्योंकि वो न्यूट्रल बन चुका है, अब वो चार्ज नहीं है, अनचार्ज हो गया, तो फिर वो इजीली क्रॉस कर पाते हैं मेम्ब्रेन को और अंदर चला जाता है। तो इसीलिए इसको हम कह रहे हैं आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। मीन्स के आयन्स जो थे, दो चार्ज मॉलिक्यूल थे, उन्होंने आपस में पेयर बनाया और फिर अंदर चले गए, ट्रांसपोर्ट कर दिया, उन्होंने डिफ्यूज आउट हो गए, डिफ्यूज इन हो गए मेम्ब्रेन के अंदर। अब इसके अंदर एक हमारे पास एग्जांपल आती है क्वाटरनरी नाइट्रोजन कंपाउंड्स की। ठीक है, एक तो ये क्वाटरनरी नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं वो आयन पेयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से अंदर जाते हैं मेम्ब्रेन के, उसको क्रॉस कर पाते हैं। और सेकंड हमारे पास एक और एग्जांपल आती है जिसमें एक कंपाउंड होता है जो कि हाईली चार्ज होता है, प्रोपेनोनोल। ठीक है, वो कंबाइन होता है दूसरे हाईली चार्ज मॉलिक्यूल के साथ, ओलिक एसिड, फिर कंबाइन होकर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं और फिर ये इजीली अंदर क्रॉस कर पाते हैं। देन सिंपली आता है पोर कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पोर कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट ये भी हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो मेम्ब्रेन हमारे पास होती है ना,
जो भी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें सबको पता है कि यहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है? कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, पोर्स होते हैं, टाइट जंक्शंस हम कहते हैं और बीच में हल्का-सा जो है वो थोड़ा-सा मेम्ब्रेन खुला हुआ होता है, बहुत टाइनी। तो क्या होता है कि जो बहुत छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बहुत स्मॉल उनकी साइज़ होती है, वो ईज़िली उस पोर के थ्रू क्रॉस कर पाते हैं। जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेबी वो वाटर सॉल्युबल है या कुछ और रीज़न हो कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो मेम्ब्रेन तो हमारी लिपिड सॉल्युबल है। तो इसलिए फिर वो जो छोटे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो इज़िली इन मेम्ब्रेन को पोर्स के थ्रू क्रॉस कर पाते हैं। मतलब जो कैपिलरी पोर्स होती हैं, जो टाइट जंक्शंस होती हैं, तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पोर कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो कुछ हमारी ड्रग्स एब्ज़ॉर्प्शन जो है वो पोर कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी करती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ना फर्दर 2 टाइप्स है अगर हम देखें तो। एक तो हमारे पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाती है और दूसरी आ जाती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वैसे में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे पास मेम्ब्रेन थी विथ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा था, मींस के अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा है किसी ड्रग के, तो सेल में नहीं है, ऑब्वियसली हमने ड्रग दी है बाहर से, तो वो सिंपली डिफ्यूज आउट हो जाता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन थी तो हाई टू लो में वो जो है डिफ्यूज आउट हो जाता है। ऐसा ही है ना, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जहाँ पे ड्रग बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में होती है, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर कम क्वांटिटी में है, तो वो लो टू हाई में जाएगी। इस तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सब्सटेंसेस जहाँ पे कम है, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां से और भी सब्सटेंसेस हम वहां से बुला लें, ले लें, तो फिर फॉर एग्जांपल सेल के अंदर ले लें, सेल के बाहर ले लें, तो उस सिचुएशन में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को किन चीजों की जरूरत होती है, एटीपी की भी जरूरत होती है, कैरियर की भी जरूरत होती है। क्योंकि एक तो ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, इसको कैरियर की नीड होगी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और दूसरा इसमें क्योंकि लो टू हाई जा रहा है तो इसके लिए एटीपी की जरूरत भी होती है, ठीक है? एनर्जी यूज करेगा तभी तो लो टू हाई। एक चीज हाई टू लो है तो वो तो खुद आ जाएगी, लेकिन लो टू हाई में लेकर जाने के लिए उसको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उसको हम और खींच सके, क्योंकि एक चीज वहां से ऑलरेडी कम है तो उसको लाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, उसमें वो डायरेक्टली एक सेल है हमारा, वो डायरेक्टली एटीपी यूज करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल को समझने की इसमें यहाँ पर ये कोई आयन ट्रांसपोर्ट या कोई भी लगा हुआ है, जैसे कि होता है एक फॉर एग्जांपल ये नर्व सेल है, इसके अंदर क्या होता है कि जब हम सोडियम बाहर होता है तो दैट मीन्स कि रेस्टिंग कंडीशन में होता है और पोटेशियम अंदर होता है। फिर सोडियम को जब हम अंदर बुलाते हैं एनर्जी देके, यहाँ पे एटीपी यूज होगी, यहाँ पे क्या है सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है, तो ये सोडियम को अंदर खींचेगा, ठीक है, लो कंसेंट्रेशन से हाई में। इस तरीके से हम उसको खींचेंगे तो हमारे पास क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे एटीपी यूज हो रही है और कैरियर भी यूज हो रहा है। तो सोडियम एक फॉर एग्जाम्पल सोडियम के 3 मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं, तो इस केस में क्या होता है, वो पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं। ऐसा होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं कि हम सिंपली जो भी आयन है ना उसको अंदर ला रहे हैं, जो भी ड्रग है या जो भी आयन है उसको अंदर ला रहे हैं एटीपी यूज करके, कैरियर यूज करके। तो ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये प्राइमरी है, इसमें हम डायरेक्टली एटीपी का यूज कर रहे हैं और चीज को अपनी अंदर ला रहे हैं। लेकिन क्या है कि जब हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो उसमें क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एनर्जी यूज करके। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर यही ट्रांसपोर्टर बनाते हैं, इसमें क्या होता है कि सोडियम हमारा अंदर आ गया, ठीक है, ये हो गई प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम अंदर आया, पोटेशियम बाहर चला गया, वही जैसे हुआ। लेकिन उसके बाद क्या है कि जब सोडियम अंदर आता है, तो मैंने बताया था कि जब भी कोई आयन फ्लो करता है तो हमारे पास एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है? जब जब सोडियम अंदर आएगा तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी को यूज करके हम किसी और ड्रग मॉलिक्यूल को, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज को भी अंदर खींच सकते हैं। मीन सोडियम क्या करेगा कि जब वो अंदर चला जाएगा तो फिर वो जो ग्लूकोज जो क्या है, बाहर लो है, कम है, सेल में ज्यादा पड़ा हुआ है, तो सोडियम अंदर चला जाएगा, फिर एनर्जी यूज करके वो और बाहर से और भी जो कम ग्लूकोज है उसको भी खींच लेगा सेल के अंदर, ताकि सारा ग्लूकोज है ना वो ट्रांसफर हो जाए सेल के अंदर। तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये वो ट्रांसपोर्ट है जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एनर्जी यूज करके फिर किया जाता है। और ये जो मैंने आपको ट्रांसपोर्टर बताया ना, इसका नाम है SGLT। ये किडनी के अंदर होता है और ये क्या करता है, ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ताकि जो ग्लूकोज है ना वो हमारा यूरिन में वेस्ट ना हो जाए, तो उसके लिए उसकी रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, किडनी में प्रेजेंट होता है। अच्छा, उसके अलावा एक और तरह की भी ट्रांसपोर्ट होती है जिसे हम कहते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वो आप पैसिव में ही लिख सकते हो क्योंकि उसमें भी हाई टू लो ही जा रहा होता है। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट एक खुद से एक बहुत बड़ी है कि सेल्स के अंदर ये बहुत ज्यादा होती है।
वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेल होता है ना, वो सिंपली एक वेसिकल बनाता है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, उसको कोई चीज़ बाहर भेजनी है, तो वो क्या करेगा कि अंदर जो भी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल कुछ भी ऐसा मटेरियल है जो उसको बाहर भेजना है, तो वो क्या करेगा कि पहले वो वेसिकल की फॉर्म में उसको बनाएगा। जब वो वेसिकल बन जाएगा, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ ट्रेवल करेगा, उसके बाद ऐसे करके बाहर की तरफ निकलेगी वो वेसिकल, और उसके बाद वो बाहर रिलीज हो जाएगा। जो भी मटेरियल होता है वो इस तरीके से रिलीज होगा, तो इसे हम कहते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। अब वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की भी फर्दर टाइप्स होती हैं। एक तो हमारे पास होता है एंडोसाइटोसिस, और एक हमारे पास होता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोई चीज अगर हमें अंदर भेजनी है, तो वो एंडो मीन्स अंदर, इनसाइड जाएगी, सेल के वेसिकल बनाएगी, फिर वो अंदर जाएगी। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि वो अंदर, जैसे कोई वेस्ट है वो हमें बाहर भेजना है, तो हम क्या करेंगे कि उसको एक्सोसाइटोसिस करेंगे, मीन्स उसको वेसिकल बना के बाहर रिलीज कर देंगे। तो ये होती है एक वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। इस तरीके से भी सेल्स के अक्रॉस एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, और एंडोसाइटोसिस के भी अंदर फर्दर दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक होती है फेगोसाइटोसिस और एक होती है पिनोसाइटोसिस। फेगो का मतलब होता है वो साइटोसिस जो इस सेल लाइक ईटिंग प्रोसेस होता है, जिसमें सेल कोई सॉलिड मटेरियल को जो है वो अंदर लेकर जाएगा, जबकि पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई लिक्विड मटेरियल को अंदर लेके जाता है, जैसे सिरप्स वगैरह हो गए। तो ये होता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, वो भी वैसे में ही कह सकते हैं कि आ जाता है। ठीक है, फिर फर्दर बेस्ड ऑन द मेम्ब्रेन रूट हमारे पास फर्दर दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो है पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट और एक है ट्रांससेल्युलर। ये कोई अलग से ही नहीं है, ये इसी के अंदर का ये एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हम कह देते हैं, बट एब्जॉर्प्शन इस तरीके से भी होती है। अब ट्रांससेल्युलर तो वही है जो सारे सेल्स के सारे प्रोसेसेस के अंदर हो रहा है, जैसे पैसिव वगैरह में हो रहा था कि सिंपली क्या था कि हमारे पास सेल था, और उस सेल से जो है वो सिंपली जो भी हमारी ड्रग थी वो क्रॉस करी थी मेम्ब्रेन को, क्योंकि वो ड्रग भी लिपिड सॉल्युबल थी और हमारा सेल की मेम्ब्रेन भी लिपिड सॉल्युबल होती है, तो वो इजीली क्रॉस कर पा रही थी। तो उससे हम कहते हैं ट्रांससेल्युलर, मीन्स अक्रॉस द सेल कोई मूवमेंट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं ट्रांससेल्युलर। जबकि पैरासेल्युलर क्या होता है कि हमारे पास लेट्स से कि ये दो जो है वो सेल्स हैं, और सेल्स के बिल्कुल बिटवीन से अगर कोई ड्रग निकल जाए या कोई भी मॉलिक्यूल निकल जाए, तो उसको हम कहते हैं पैरासेल्युलर। जो दो सेल्स के बीच से निकल जाए, बिसाइड निकल जाए, तो इसको हम कहते हैं पैरासेल्युलर। और अगर देखा जाए तो ट्रांससेल्युलर कहाँ-कहाँ पे हो रही है, सिंपल पैसिव में भी हो रही है, फैसिलिटेटेड में भी हो रही है, आयन पेयर में भी हो रही है, हर जगह हो रही है, एक्टिव में भी हो रही है। लेकिन जो पोर कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जो पोर्स हमारे नहीं गुजर रहे थे दो सेल्स के बीच से, जंक्शन से, कैपिलरी पोर्ट से, तो इसलिए हम उसको कहते हैं पैरासेल्युलर। वो पैरासेल्युलर मैकेनिज्म के थ्रू गुजरते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी थी वो थी कैरियर के बारे में, कि जो भी हमारे पास कैरियर होता है ना, कैरियर कैरी कहाँ-कहाँ पे यूज हो रहा था। एक तो कैरियर हमारा यूज हो रहा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, एक